हाय गाइस, मेरा नाम अमित सक्सेना है। मैं आपको इस चैनल में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पढ़ाने की कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बताई हुई बातें और मेरे पढ़ाने का अंदाज पसंद आएगा। मैं कोशिश करूँगा आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊँ, हर चीज़ के बारे में, हर टेक्नोलॉजी के बारे में, जो भी मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, हर चीज़ आपको अंडरस्टैंड हो सके, हर चीज़ आपको अंडरस्टैंड हो सके। फिर भी वीडियो के एंड में अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। मैं उस प्रॉब्लम को दूर कर दूंगा, उसका सेपरेट वीडियो बनाकर आपको पेश कर दूंगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं सी शार्प के बारे में। बेसिक्स ऑफ सी शार्प लैंग्वेज पार्ट 1। चलिए, सी शार्प एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप की थी और जो कि डॉट नेट फ्रेमवर्क पर रन करती है। सी शार्प एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है डेवलप्ड बाई माइक्रोसॉफ्ट दैट रन्स ऑन द डॉट नेट फ्रेमवर्क। अब बात करते हैं इस लाइन का मीनिंग क्या होता है। चलिए देखते हैं इस लाइन के बारे में। सबसे पहले ना, सी शार्प इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे हम समझते हैं कि लैंग्वेज क्या होता है। व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है, तो समझेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। उसके बाद आगे की चीज देखेंगे। चलिए चलिए समझते हैं लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज इज यूज फॉर कम्युनिकेशन। लैंग्वेज जो होता है वो कम्युनिकेशन के यूज होती है। जैसे मेरी बात आप तक पहुंचे और आपकी बात मुझ तक पहुंचे, इसके लिए मैं लैंग्वेज का यूज करता हूँ। इसका मतलब लैंग्वेज हमारे और आपके दरमियान एक इंटरफेस का काम करती है। हमारे और आपके बीच एक इंटरफेस का काम करती है, उसको बोलते हैं लैंग्वेज। पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंस होता है। लैंग्वेज तो हमारी इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, अरबिक है, चाइनीज़ है, अमेरिकन, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। मगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर पर लिखी जाती है, जिसमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं जिस लैंग्वेज में, उसे बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखते हैं, सी शार्प एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डेवलप माइक्रोसॉफ्ट ने की थी, जो डॉट नेट फ्रेमवर्क पे रन करती है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। सी शार्प को हमको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था, जो कि डॉट नेट फ्रेमवर्क पे रन करती है। डॉट नेट एक फ्रेमवर्क है। अब आप पूछेंगे फ्रेमवर्क क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, फ्रेमवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, पर आगे के वीडियोस में आपको डीपली समझाऊंगा कि डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है और क्या रोल है इसका। तो आप अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि सी शार्प डॉट नेट फ्रेमवर्क का एक पार्ट है। सी शार्प डॉट नेट की एक लैंग्वेज है। सी शार्प डॉट नेट की एक लैंग्वेज है और फ्रेमवर्क क्या है? कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज। ओके, डॉट नेट फ्रेमवर्क में एटलीस्ट 40 लैंग्वेज सपोर्ट करती है, उसमें सी शार्प भी है जो कि सपोर्ट करती है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, जो मैंने आपको बताया। जो हम कंप्यूटर के लिए लिखते हैं, हम इंस्ट्रक्शंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फॉर्म में लिखते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू टाइप्स की होती है, एक तो लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। अब देखिए, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ब्रीफ में बताता हूँ ये चीज़ क्या होती है। लो लेवल लैंग्वेज का मीनिंग ये होता है, ऐसी लैंग्वेज जो सिस्टम आर्किटेक्चर के करीब होती है, सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर के करीब होती है, उससे बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज का मतलब, ये दो लैंग्वेज आती है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। जैसे आप जानते हैं कि अगर मैं कंप्यूटर क्या है, आप जानते हैं कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक जनरल पर्पस मशीन है जो कि कंप्यूटेशनल टास्क परफॉर्म करता है। कंप्यूटर एक जनरल पर्पस मशीन है जो कि एक कंप्यूटेशनल टास्क परफॉर्म करता है। अब देखिए, अब ये कंप्यूटेशनल टास्क जो परफॉर्म करता है वो कैसे परफॉर्म करता है, ये देखिएगा। जैसे कि मुझे दो नंबरों को ऐड करना है। मान लीजिए मेरे पास दो नंबर है, एक 2 है और एक 5 है। मुझे 2 + 5 करना है, तो मैं कंप्यूटर को कैसे बताऊंगा कि मेरा अब मुझे आउटपुट दो 2 + 5 का। ऐसा तो है नहीं, मैं कंप्यूटर को बोलूंगा कि हे कंप्यूटर, 2 + 5 कितना होता है। अगर मैं ऐसे बोलूँगा तो कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेरी वो लैंग्वेज नहीं समझता है कंप्यूटर। तो मुझे 2 + 5 के लिए कुछ कोड लिखना पड़ेगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखने पड़ेंगे, जिससे कंप्यूटर उसको समझे और मुझे आउटपुट दे। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज की हम बात कर रहे थे। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? बेसिकली वो दो टाइप्स की होती है, एक मशीन लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज।
मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसपे हम इंस्ट्रक्शंस सिम्बल्स जो भी हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में लिखते हैं। कुछ भी हम 0 और 1 के फॉर्म में देंगे। अगर मुझे अपना नाम प्रिंट कराना है अमित, तो ए को 0 और 1 के फॉर्म में दूंगा, एम को 0 और 1 के फॉर्म में दूंगा, आई को 0 और 1 के फॉर्म में दूंगा, टी को 0 और 1 के फॉर्म में दूंगा। तो सोचिए, तो एक पैटर्न है अमित का, वो 0 और 1 के फॉर्म में। सपोज करो ए का पैटर्न 1 0 1 0 1 0 1 0 हो, मान लो। एन का पैटर्न 0 0 1 0 0 1 0 0 1, आई का पैटर्न 1 0 1 1 0 1 1 0 1 हो, टी का पैटर्न 1 0 1 1 0 2 2 नहीं, 1 0 1 1 0 1 0 1 0। तो कोई भी ऐसा पैटर्न हो सकता है। अगर मुझे अमित प्रिंट करना है तो मुझे ये सब लिखना पड़ेगा। ए का कोड अलग 1 0 के फॉर्म में, एम का कोड अलग 1 0 के फॉर्म में, आई का कोड अलग 1 0 के फॉर्म में, और टी का कोड अलग 1 0 के फॉर्म में। जब मैं ये लिखूंगा, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दूंगा, तो मेरे लिए अमित प्रिंट कराएगा। अब देखिए, हम एक वर्ड लिखने में हमें कितनी दिक्कत हो रही है। आप इसको समझ रहे हैं कि मुझे अमित लिखने में कितनी दिक्कत हो रही है, कि मुझे हर अल्फाबेट का 0101 में कोड पता होना चाहिए, उसी के बाद मैं लिख सकता हूँ। तो आपने देखा इस मशीन लैंग्वेज में एक प्रॉब्लम बहुत आ रही है अंडरस्टैंडेबल की। पहले तो आपको इसका पैटर्न समझना पड़ेगा। मशीन लैंग्वेज का एक प्री डिफाइंड पैटर्न है। बीटेक में हम पढ़ते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर, उसमें हम मशीन लैंग्वेज के पैटर्न को पढ़ते हैं। उसमें एक पर्टिकुलर एक पैटर्न होता है, एक स्ट्रक्चर होता है मशीन लैंग्वेज का, जिसके थ्रू हम मशीन लैंग्वेज करते हैं। पर आप देखिए, पर वो ह्यूमन के लिए बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही अंडरस्टैंडेबल नहीं है। तो होता क्या है कि मशीन लैंग्वेज जो बनी थी वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के लिए बनी थी। मशीन लैंग्वेज जो बनी थी वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के लिए बनी थी, और तब के जो साइंटिस्ट हुआ करते थे वो मशीन लैंग्वेज पे प्रोग्राम किया करते थे। तो मशीन लैंग्वेज पे प्रोग्राम किया करते थे। पर डिफिकल्टी वहाँ पर ये आती थी कि अगर वो किसी एक स्पेसिफिक मशीन के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसी पे रन होगा। अगर वही प्रोग्राम और दूसरी मशीन पे करेंगे तो रन तो होगा, पर वही आउटपुट नहीं देगा जो पहली मशीन ने दिया था। इसका मतलब पोर्टेबिलिटी नहीं है, ये सिस्टम डिपेंडेंट है। वरना मशीन लैंग्वेज कोड करते हैं, वो पर्टिकुलर सिस्टम आर्किटेक्चर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर को देख कर लिखे जाते हैं। जिस तरह का आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जिस तरह का आपका सिस्टम आर्किटेक्चर है, उस पर डिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब मशीन लैंग्वेज में अगर हम एक सिस्टम पे कोड लिखें और वही कोड हम दोबारा पे लिखें, तो हम आउटपुट नहीं देगा वैसे जो इसका सेम पहले हमने दिया था। इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा रीराइट करते हैं। हम पहले कोड को रीराइट करके दूसरे पे लिखेंगे, पर वो चलेगा पूरा हमारा वैसे ही जैसे पहली मशीन में चला था। मशीन लैंग्वेज के बारे में समझ में आ गया आपको। चलिए, मशीन लैंग्वेज की बात आई असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज ने मशीन लैंग्वेज को कुछ आसान किया। जैसे मशीन लैंग्वेज में हमें 010110 से हमें हमारा वास्ता होता था, हमें उस लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करनी पड़ती थी। पर असेंबली लैंग्वेज ने क्या किया, उन 10 की जगह हमारे पास सिम्बल्स आ गए। 10 की जगह हमारे पास सिम्बल्स आ गए। आप हम जो प्रोग्रामिंग करते थे, जो हम प्रोग्राम्स लिखते थे, जो हम सॉफ्टवेयर बनाते थे, वो हम असेंबली लैंग्वेज में बनाते थे। उसमें हम सिम्बल्स का यूज़ करते थे। जैसे मुझे अगर 2 नंबर्स को ऐड करना है तो मैं लिखूंगा ADD ऐड। अब कोई भी यूज़र आसानी से समझ सकता है, कोई प्रोग्रामर आसानी से समझ सकता है कि ऐड का मीन्स क्या होता है, एडिशन करना। अगर मुझे 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं SUB सब इंस्ट्रक्शंस का, इस सिंबल का यूज़ करूँगा। अगर मुझे एक फाइल को दूसरे फाइल पे मूव करना है तो मैं MOV मूव सिंबल का यूज़ करूँगा। तो हमने देखा कि असेंबली लैंग्वेज से जब हम मशीन लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज की तरफ आए, तो हमारे चीज़ें आसान निकली। समझने की जो चीज़ थी वो थोड़ी आसान हो गई। पहले कोड हमारा 0101 के फॉर्मेट में था। अब हमारा जो फॉर्मेट है वो सिंबल्स की फॉर्मेट में है। पर हमारी जो मशीन है, हमारा जो कंप्यूटर है, वो सिर्फ हमारा मशीन लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड करता है। हम कंप्यूटर में कोई भी लैंग्वेज लिखें, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखें, पर वो अपने जो कोड एग्जीक्यूट करेगा वो मशीन लैंग्वेज में ही एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज में तो हमारे पास सिम्बल्स थे, तो हम कैसे करते थे उसको मशीन लैंग्वेज में। तो मैं आपको बताता हूँ। असेंबली लैंग्वेज में हम जो इंस्ट्रक्शंस लिखते थे, जो हमारे सिम्बल्स के फॉर्म में होते थे, उनको पहले असेंबलर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था। मशीन लैंग्वेज में जब वो कन्वर्ट होते थे, ट्रांसलेट होते थे, तो वो 01 में आ जाया करते थे। इस तरह वो एग्जीक्यूट होती थी, फिर वो एग्जीक्यूट करता था और हमें आउटपुट दिया करता था। पर यहाँ पे आप एक बार देखिए, असेंबली लैंग्वेज में हम एक काम और बढ़ गया हमारा, कि हमें चीज़ों को ट्रांसलेट करना हो गया।
मशीन लैंग्वेज में हम डायरेक्टली 0 1 में लिखते थे और वही तुरंत हमारा सीपीयू एग्जीक्यूट करता था। मगर असेंबली लैंग्वेज में हमारा जो कोड था उससे पहले हमें 0 1 में कन्वर्ट करना था, उसके बाद हमें आउटपुट आया। और दूसरी बात देखते हैं, असेंबली लैंग्वेज में जो कोड लिखे जाते थे, जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे जाते थे, सिंबल्स लिखे जाते थे, वो सिस्टम डिपेंडेंट थे, जैसे कि मशीन लैंग्वेज में थे। इनका प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर था असेंबली लैंग्वेज का भी, प्री डिफाइंड फंक्शंस थे, पर वो डिपेंडेंट थे। जो हम एक सिस्टम पर लिख रहे हैं असेंबली लैंग्वेज के कोड, वही दूसरे सिस्टम पे हमारे कोड एज इट इज नहीं चलते थे, हमें रीराइट करके लिखना पड़ता था। तो इन दोनों में हमें ये ड्रॉबैक मिले, ये पोर्टेबिलिटी का इशू आ रहा है, ये काफ़ी इशू आ रहा था। इसलिए इसके बाद एक नई लैंग्वेज आई, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, ह्यूमन उसको आसानी से समझ सकता है। ह्यूमन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज कोड जैसे इंग्लिश में हम लिखते हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट की तरह होती है, उसमें इंस्ट्रक्शंस यूज होते हैं, इंग्लिश के करेक्टर यूज होते हैं। इस तरह की लैंग्वेज जैसे ह्यूमन आसानी से समझ सकता है। हाई लेवल लैंग्वेज हम कंप्यूटर में लिखते हैं, जैसे सी हो गया, C++ हो गया, कोर जावा हो गया, C# हो गया, पाइथन हो गया, ये सारी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। इसमें हम कोड को लिखते हैं और फिर मशीन उसे अपने कन्वर्ट करती है 0 1 में और हमें आउटपुट दे देती है। तो हम समझते हैं मशीन हाई लेवल लैंग्वेज में हम काम कैसे करते हैं। चलिए हम देखते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज में हम काम कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम मशीन लेवल एग्जीक्यूशन के बारे में समझते हैं कि एग्जीक्यूशन कैसा होता है, फिर हम असेंबली लैंग्वेज एग्जीक्यूशन के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम हाई लेवल एग्जीक्यूशन के बारे में समझेंगे। तो मशीन लेवल एग्जीक्यूशन कैसे होता था पहले ये देखते हैं। मशीन लेवल एग्जीक्यूशन में जो हमारा कोई भी फाइल होती थी, कोई भी ऑडियो होता था, कोई भी वीडियो होता था, कोई भी प्रोग्राम होता था, उससे पहले बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। बाइनरी फॉर्म का मीन्स होता है 0 1, मशीन लैंग्वेज। बाइनरी फॉर्म का मतलब होता है मशीन लैंग्वेज, या फिर ऑब्जेक्ट कोड भी कह सकते हैं। तो हम जो भी रिविजन करते थे प्रोग्राम को, फाइल को, ऑडियो को, वीडियो को, उससे पहले बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता था। उसे जब बाइनरी फॉर्म में जो कन्वर्ट करते थे, हमारा प्रोसेसर उस बाइनरी फॉर्म को अंडरस्टैंड करता था। प्रोसेसर जब उस बाइनरी फॉर्म को अंडरस्टैंड करता था, फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम को उसी बाइनरी फॉर्म में बाइनरी आउटपुट देता था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में हमें शो कर दिया करता था। तो हमारा ये जो प्रोसेस था पूरा, ये था मशीन लैंग्वेज का प्रोसेस। ये हमने क्या किया, हमारी कोई भी प्रोग्राम, फाइल, ऑडियो या वीडियो को जो हमने पहले बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया, मतलब 0 1 में कन्वर्ट किया, उसे प्रोसेसर ने अंडरस्टैंड किया। उसके बाद बाइनरी आउटपुट आया, प्रोसेसर ने अंडरस्टैंड करके आउटपुट बाइनरी में दिया। फिर वही आउटपुट जब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आया, उसने उस आउटपुट को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया और हमें और डिवाइस वन हमारी स्क्रीन पर उसने हमें शो कर दिया। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये है मशीन लैंग्वेज एग्जीक्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं असेंबली लैंग्वेज एग्जीक्यूशन। मैंने आपको बताया था असेंबली लैंग्वेज एग्जीक्यूशन में, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, ऐसी लैंग्वेज जिसमें हम इंस्ट्रक्शन सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे असेंबली लैंग्वेज है, हमें जो इंस्ट्रक्शन सिंबल्स की फॉर्म में लिखे हैं, उन्हें असेंबलर पहले मशीन लैंग्वेज पे कन्वर्ट करता था। जब असेंबलर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था, उसके बाद ही वो एग्जीक्यूट होती थी। अब चलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। हाई लेवल लैंग्वेज एग्जीक्यूशन ऐसा होता था कि हम जो भी कोड हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते थे, चाहे वो सी हो, चाहे वो C++ हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो C# हो, कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज जिसको हम लिखते थे, पहले हम ट्रांसलेट करते थे मशीन लैंग्वेज में। जो भी हम मशीन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, उसे हम पहले मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते थे। वही ट्रांसलेट होने के बाद हम पे आउटपुट आता था। पर इस पर बेनिफिट सबसे बड़ा ये हुआ, जो बेनिफिट हमारा मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में नहीं था, वो ये बेनिफिट था कि पोर्टेबिलिटी का। मशीन लैंग्वेज में हम, हाई लेवल लैंग्वेज में हम जो भी कोड लिखते थे, वो मशीन डिपेंडेंट नहीं थे। मतलब जो हम एक मशीन पे लिख रहे हैं, वही कोड दूसरी मशीन पर भी चलता था, उसे रन करता था। ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं थे, इंडिपेंडेंट थे। हाँ, कभी कभी किसी लैंग्वेज में हमें ये देखने को मिलता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम वो डिफर करते हैं, मगर वो सिस्टम डिपेंडेंट नहीं थे। अभी आपने इस वीडियो में ये देखा कि हमने मशीन लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज, उनका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, किस तरह होता है, और हम कैसे मशीन से हाई असेंबली पर, असेंबली से हाई लेवल पे आए,
क्यों आए, क्या रीज़न थे, हम ये सब पढ़ अगले वीडियो में मैं आपको आगे का पढ़ा। अगर आपको मेरा पढ़ाई हुआ समझ में आता है, अच्छा लगता है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपके लिए सूटेबल है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।